हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट और प्रसिद्ध फिल्मों से पढ़ेंगे टाइमलेस आर्ट और टेक्निक। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अच्छे डायरेक्टर हमेशा से जानते हैं कि अपने आर्टिस्टिक विजन को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए मोनोक्रोम का इस्तेमाल कैसे किया जाए, चाहे वह स्टाइल के तौर पर हो या फिल्म बनाने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए। यहाँ इस जॉनर के सबसे अच्छे बातें जो आपको इस कला की बारीकियों को समझने में मदद करेंगे। असली आर्ट जो होती है वो टाइमलेस होती है, चाहे समय के साथ टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए या डेवलपमेंट हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि असली जो आर्ट होती है वो टाइमलेस होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रसिद्ध फिल्म और इम्पोर्टेंट फिल्म के माध्यम से पढ़ेंगे। डेली टेस्ट सीरीज की शुरुआत जो 11 मार्च से शुरू हो चुकी है। आप लोग में से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिग्री, जो 1920 में बनी। तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे बताया गया है कि रॉबर्ट बीएन की इस मशहूर फिल्म ने न सिर्फ जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म मूवमेंट शुरू किया, बल्कि यह इतनी क्रांतिकारी फिल्म थी कि इसके टॉप्स आज भी फिल्म बनाने वालों के प्रेरणा देते हैं। कई मशहूर डायरेक्टरों ने सीधे डॉक्टर कैलिगरी फिल्म से प्रेरणा के तौर पर लिया है। शार्प और अजीब आकार के डेकोर के इस्तेमाल के साथ इस फिल्म में मोनोक्रोम का इस्तेमाल मुख्य किरदार को महसूस होने वाले अजीब और बुरे सपने जैसे एहसास को और बढ़ा देता है। ज़्यादा कंट्रास्ट बनाने के लिए सेट पर परछाई और लाइटें भी पेंट की गई है, जो एक बिखरे हुए दिमाग की थीम को और भी मजबूत करती है। अपने अनोखे स्टाइल और दिलचस्प कहानी कहने के तरीके के साथ यह फिल्म जानी जाती है। एम एम फिल्म 1931 में आई थी। डायरेक्टर फ्रिट्ज लैंग की यह फिल्म कई तरह से नई थी, जिसने नॉयर और सीरियल किलर जॉनर के लिए रास्ता बनाया और कैमरा वर्क में लंबे ट्रैफिक शॉट का इस्तेमाल को बेहतर बनाया। इसमें एक लेटमोटिव म्यूजिक थीम का इस्तेमाल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस जिसमें गाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो बाद में हैलोवीन जैसी कई हॉरर फिल्मों की पहचान बन गई। तो फ्रिट्ज लॉन्ग जो हैं इस फिल्म में कई तरह के जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो फ्रिट्ज लॉन्ग ने एम में शीशों और कंट्रास्ट के साथ भी खेला है, जो हत्यारे के बिगड़े हुए दिमाग के हिसाब से है और उसकी बुरी इच्छाओं और कंट्रोल की कमी को दिखाता है। ब्लैक एंड वाइट का इस्तेमाल डरावने माहौल को और मजबूत करता है इस फिल्म में। साथ ही यह नैतिकता की इसकी मुख्य थीम को सीधे तौर पर दिखाता है। फ्रिट्ज लॉन्ग ने इस फिल्म को अपनी सबसे बड़ी रचना माना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संघाई एक्सप्रेस। ये फिल्म 1932 में आई थी। यह दिलचस्प फिल्म सिनेमा के इतिहास के उस दौर की है जिसे प्री कोड कहा जाता है, जब रिस्की कंटेंट से निपटने के लिए कोई साफ रेगुलेशन नहीं था, जिससे पता चलता है कि यह अपने समय के हिसाब से इतनी अवांट गार्डे क्यों लगती है। जोसेफ वॉन स्टनबर्ग के डायरेक्शन में बनी यह मशहूर फिल्म और मशहूर एक्ट्रेस मार्लिन डिटिज के साथ यह फिल्म काइरो अस्कोरी सिनेमेटोग्राफी के इस्तेमाल के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक मानी जाती है। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रोशनी और अंधेरे के बोल्ड कंट्रास्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि काइरो अस्क्रो काइरो अस्कोरो जो है असल में रेनेसा पीरियड के दौरान डेवलप हुआ था यह टेक्निक, और इसलिए यह बताता है कि फिल्म के कुछ फ्रेम क्लासिकल पेंटिंग्स की इतनी याद क्यों दिलाते हैं। एक टाइमलेस क्लासिक
जो अपने बोल्ड अप्रोच और आर्टिस्टिक सिनेमेटोग्राफी में आज भी दिलचस्प रखता है, वह फिल्म है शंघाई एक्सप्रेस। सिटीजन केन, यह फिल्म 1941 में आई थी। सिटीजन केन कई मामलों में क्रांतिकारी फिल्म आज भी है, इतनी कि इसे अक्सर अब तक की सबसे अच्छी फिल्म कहा जाता है, जो किसी पहले फीचर फिल्म के लिए काफी बड़ी बात है। ऑर्सन वेल्स के द्वारा निर्देशित यह अपनी पहली फिल्म है जिसको इन्होंने को राइट, डायरेक्ट और उसमें एक्टिंग भी की है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्सन वेल्स सिटीजन केन में को राइट का काम, डायरेक्शन का काम और एक्टिंग का काम भी किए हैं। यह फिल्म अपनी नई बिखरी हुई कहानी कहने के तरीके के लिए जानी जाती है। यह पहली बार था जब किसी फिल्म ने इस तरह से फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया और डीप फोकस सिनेमेटोग्राफी का इस्तेमाल करने के लिए भी है। तो ये जो फ्लैशबैक शब्द है, ये आपको मिलेंगे एक्टिंग में पढ़ने के लिए। जब आप पूरा फाउंडेशन पढ़ते हैं तो उसमें आपको फ्लैशबैक्स, कंट्रास्ट, ये सब पढ़ने को आता है, ड्रामा और सिनेमा दोनों में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया गया था। और मोनोक्रोम टोन, लाइटिंग और शेडो के साथ कंट्रास्ट बनकर फिल्म में गहराई जोड़ता है और डीप फोकस टेक्निक को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी जरूरी था। सबसे बढ़कर यह बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और अच्छी एक्टिंग वाली फिल्म है जिसमें मुश्किल किरदार और सिंबोलिज्म है। तो सिंबोलिज्म भी पढ़ने का है ड्रामा और एक्टिंग में। तो सिंबोलॉज और फ्लैशबैक्स के बारे में आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो आपको इस पे विशेष रूप से इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर हम लोग देखेंगे रासोमोन। रासोमोन 1950 में ये फिल्म आई और अकीरा कुरोसावा को अब तक के सबसे अच्छे डायरेक्टर में से एक माना जाता है। स्क्रीन राइटिंग से लेकर कैमरा वर्क तक, मूवी मेकिंग के हर फील्ड में अकीरा कुरोसावा जीनियस हैं। अकीरा कुरोसावा काम करना पसंद किए ताकि उनकी मूवी मूवी का जो है मूड बेहतर तरीके से दिखाया जा सके। रासोमोन में जिसमें एक ही कहानी को अलग अलग नजरिए से बताया गया है, इस पसंद ने कहानियों की उलझन और किरदारों के अलग अलग वर्सन को और मजबूत करने में मदद की। हमेशा परफेक्शनिस्ट माने जाने वाले कुरोसावा ने बारिश की ज्यादा साफ बूंदे बनाने के लिए स्याही वाले पानी का इस्तेमाल किया है इस फिल्म में इन्होंने। और कुछ सीन में सूरज की किरणों के असर को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने के लिए शीशे की एक चालक टेक्निक का इस्तेमाल किया है। तो आप सकते हैं, सीख सकते हैं इनके टेक्निक्स के बारे में कि इन्होंने उस समय जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इन्होंने जो है इस तरह की काम इन्होंने किया था। तो इसीलिए कहा गया है कि टाइमलेस आर्ट जो है उसको कोई भी तकनीक नहीं मार सकती है, जो इस मूवी को देखने में इतना शानदार और यूनिक बनाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द सेवेंथ सील। ये 1957 में आई थी। अगर कोई इंसानी सोच को फिल्म में उतार सकता था तो वो इंगमार बर्गमैन होते। उनकी गहरी साइकोलॉजिकल और बहुत ही इंसानी फिल्मों में सिंबॉलिक इमेजरी और लेड डायलॉग का मेल होता था। तो इनसे आप सीख सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल फिल्म ज़्यादा बनाते थे और इनके फिल्मों में ज़्यादा आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल काम पे इन्होंने ध्यान दिया और सिंबॉलिक इमेजरी और लेड डायलॉग का इस्तेमाल इन्होंने ज़्यादा किया है, जिससे दर्शकों पर गहरा इमोशनल असर पड़ता था। द सेवेंथ सील शायद इसका सबसे साफ उदाहरण है। जिंदगी, मौत, रिश्तों और विश्वास जैसे कई फिलोसफिकल सवालों से जुड़े सीन से भरी यह फिल्म अपनी ओरिजिनल सेटिंग्स और मोनोक्रोम की मास्टरी के लिए भी यादगार है, जो इसे अपनी थीम के हिसाब से एक दूसरी दुनिया जैसा एहसास देती है। इस फिल्म का हर फ्रेम इसके कंट्रास्ट और लाइटिंग की मास्टरी की वजह से असरदार है, जिससे इसे अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में जगह मिली है द सेवेंथ सील को। फिर हम लोग देखेंगे
द 400 ब्लाउज। ये फ़िल्म 1959 में आई थी और ये फ्रेंच न्यू वेव की सबसे ख़ास फ़िल्मों में से एक है, द 400 ब्लाउज। इसमें मोनोक्रोम का इस्तेमाल मूवमेंट के हिसाब से किया गया है, जिसमें सिनेमाई तमाशे के बजाय एक सच्चा रॉ अप्रोच पसंद किया गया है। यह इमोशनल फ़िल्म डायरेक्टर फ्रांसवा ट्रूफो की पहली फ़िल्म भी है, जिससे शानदार सिनेमेटोग्राफी और शानदार शॉट का भी शानदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि द 400 ब्लाउज में, और ये फ़िल्म जो है फ्रांसवा ट्रूफो का पहली फ़िल्म है, जिसमें आपको शानदार सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेंगे, शानदार शॉट का इस्तेमाल मिलेंगे और मोनोक्रोम का इस्तेमाल तो आपको मिलेंगे ही, और इसका इस्तेमाल आपको मिलेंगे मूवमेंट के हिसाब से। तो एक क्लासिक फ़िल्म जो हमें पेरिस की सबसे आइकॉनिक नज़रों में से एक दिखाती है। तो यहाँ पे आपको सभी स्ट्रीम के लिए जो है एक क्लास थी, क्योंकि एक्टिंग, टेक्निक, डायरेक्शन, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह सभी स्ट्रीम वालों के लिए ये सब फ़िल्में जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।